This is Susma again with you, the social class of class 9. क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारी कहानी है और ये चैप्टर काफी बड़ा भी है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यूअसली पूरे लेक्चर को देखते रहिए, क्योंकि हर एक वीडियो जो है, हर एक लेक्चर आगे के लेक्चर से कनेक्टेड है। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए। ये हम लोग हर किसी को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हर रिवॉल्यूशन इसके बाद जो भी हुआ वो उससे इन्फ्लुएंस होके पढ़ा, और इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, ठीक हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक कहानी की तरह पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो अभी चलिए देखते हैं। आपका जैसे बुक स्टार्ट होता है तो उसमें मेंशन क्या हुआ है, 14 जुलाई 1979 को, 14 जुलाई 1979 को स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल फोर्ट। पेरिस में बैस्टिल फोर्ट एक फोर्ट था जो राजा का फोर्ट था, और उसका डिमोलिश किया गया। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आपके बुक में एक फ्लैशबैक की तरह पढ़ाया गया, बताया गया। हम भी ठीक आपको उसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे आप लोग फिल्म देखे होइएगा, थ्री इडियट्स या पीके, उसमें क्या है, स्टोरी फ्लैशबैक में है कि कैसे कुछ घटना होता है उसको पीछे से बताते चला था। ठीक आपके एनसीईआरटी बुक में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ऐसा ही बताया है। बताया ये जा रहा है कि 14 जुलाई 1789 को लगभग 7,000 लोग इकट्ठे हुए और वो बैस्टिल फोर्ट को ध्वस्त कर दिए। क्यों ध्वस्त किए, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़े। ऐसा हुआ ये कि लोगों में आपस में ये एक र्यूमर फैल गया कि राजा सेना भेज रहा है, राजा सेना भेज रहे हैं और हम लोग को कुचल दिया जाएगा। या तो हो सकता है हम लोग को जेल भेज दिया जाएगा या कुचल दिया। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि राजा क्यों सेना भेजा, ऐसा कुछ इसमें हम बाद में आपको बताएंगे। ये एक सस्पेंस है जो कि बाद में बताए। ऐसा कहीं राजा ऑर्डर नहीं किया था कि वहां के लोगों को पकड़ के पीटो या जेल में रखो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सारे लोगों में ये एक र्यूमर फैल गया कि राजा सेना भेज रहा है और हम लोगों को कुचल देगा या प्रिजन में डाल देगा। इस तरह से लोग बहुत ही ज्यादा एक पैनिक, बहुत ही पैनिक हो गया और सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए और दे गैदर्ड एंड वांट टू अटैक द बैस्टिल फोर्ट। अब रही बात कि बैस्टिल फोर्ट पर क्यों अटैक करें। ऐसा बैस्टिल फोर्ट पर अटैक करने का कारण था कि ये राजा का एक डिस्पोटिक सिंबल था, यहाँ कैदी भी बंद थे। तो और ये एक और भी बात था कि जो लोग सेना से लड़ने जा रहे थे, तो स्वाभाविक बात है कि उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी चाहिए था। एम्यूनिशन मतलब कि हथियार भी चाहिए था। अब ये लोग क्या हुए, लोगों में क्या था, एक र्यूमर फैल गया था कि सैनिक आ रहे हैं हम लोग को मार। अब सैनिक क्यों आ रहे थे, ऐसा राजा ऑर्डर भी किया कि नहीं किया, लोगों में ये एक अफवाह फैला हुआ था। ठीक है, बस लोग बैस्टिल फोर्ट पे अटैक किए। बहुत बहुत जो भी मतलब नोबल्स लोग थे, उनके घर को, उनके घरों को पर हमला किए टू कलेक्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, क्योंकि सेना तो आ रही थी। सेना तो ऐसे नहीं ना आ जाती, तो सेना से लड़ने के लिए उन लोगों को आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए था। तो ये लोग फिर बैस्टिल फोर्ट को 14 जुलाई 1789 को ये लोग अटैक किए, ध्वस्त किए। उसमें से कैदी को भी छुड़ाए। और पता है कितने कैदी थे, मात्र 7। ऐसा नहीं कि वो कैदी बहुत बड़े वॉलेंटियर थे, जो वहां के लोग थे उनके कोई रिलेटिव थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन होता है ना कि मान लो उस समय सिचुएशन ऐसा था फ्रांस का, आगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब थी।
लोग बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे राजा से, एंड दे आर वेरी मच एंगर्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ किंग। ये हम लोग आगे, ये हम बताए ना आपको, फ्लैशबैक में ये कहानी है। पहले ये घटना होता है, फिर बाद में आपके बुक में भी ऐसे ही चर्चा किया गया है कि आखिर ये घटना क्या हुआ। बट घबराने की बात नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय समझाएंगे, बताएंगे भी। लेकिन एक चीज आप लोग मिस मत कीजिएगा, जैसे पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं और दूसरे लेक्चर को देखिएगा तो थोड़ा आपको कठिनाई होगी। इसलिए रेगुलर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि बहुत ही इजीली आपको हम बताएंगे। तो हम अभी आप बताएं, तो ये बैसिल फोर्ट को ये लोग ध्वस्त किए। देखिए होता क्या, अब कहिएगा ये बैस्टिल फोर्ट को क्यों ध्वस्त किए, क्यों उसमें से कैदी को हटाए, कैदी तो सिर्फ 7 थे, क्यों हटाए। देखो होता क्या है कि किसी भी आदमी को किसी से दुश्मनी होता है। तो मान लो तुम कोई कोई बहुत तुम्हारा मतलब कोई ऐसा दुश्मन हो जाए जो बहुत स्ट्रांग, उसको हम मतलब परेशान करना चाहिए, उसके प्रति हम अपना गुस्सा निकालें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामान को भी अगर ध्वस्त करते हैं तो संतुष्टि मिलता है, क्योंकि उससे तो हम लड़ नहीं सकते हैं। द सेम थिंग हैपन टू द फ्रेंच पीपल। फ्रांस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हुआ क्या, किंग से ये लोग बहुत ही नाराज थे। कौन थे उस समय के राजा, लुइस 16। हु हु वे द किंग, लुइस 16। लुइस 16 आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसा कर रहा था जिससे लोग बिल्कुल ही नाराज थे। तो इनसे ये लोग नाराज थे, तो इनका एक डिस्पोटिक सिंबल था द बैस्टिल फोर्ट, जिसको ये लोग डेमोलिश किए, और कमांडर जो वहां के थे प्रिजनर के, उसको मारा भी लोग। मात्र 7 कैदी थे जिसको लोग छुड़ाया भी। अब क्या हुआ, ये जो बैस्टिल फोर्ट को ये लोग जो उड़ाए, थोड़े ध्वस्त किए, तो उसके जो ईंट थे ना, उसको वो लोग मार्केट में भी बेचे। अब वो लोग क्यों बेचे, इसलिए क्योंकि उन लोग को जैसे होता है ना कि कोई सिंबल के तौर पे कि हमने ये ध्वस्त किया था, ये बैस्टिल फोर्ट का। ऐसा कुछ नहीं था कि वो ईटा बहुत महंगा बिक रहा था बैस्टिल फोर्ट का, या फिर ऐसा था कि ईटा से उनको घर बनाना था। एज ए सिंबल दे स्टार्टेड टू सोल्ड इन द मार्केट एंड स्टार्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बैस्टिल फोर्ट का ये लोग डिमोलिश किए। डिमोलिश करके ये लोग सारी जगह क्या किए, उसके ईटा को ये लोग सेल भी किए मार्केट में। आप लोग देख सकते हैं आप। अच्छा ये भी तुम लोग देखोगे कि लोग नाराज क्यों थे, क्योंकि उस समय ब्रेड का प्राइस भी बहुत हाई था, बहुत कुछ, बहुत बहुत इनस्टेबिलिटी था समाज में। इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे कि हर जगह बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी, बहुत असंतुष्ट थे लोग। तो इसलिए ये लोग बिल्कुल ही राजा से अनॉयड होकर राजा के फोर्ट को ये लोग ध्वस्त किए। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट वाज द फ्रेंच, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी फाउंड इन दैट एरा। फ्रांस में उस समय किस टाइप की सोसाइटी थी, इसमें हम देखने से पहले आपकी बुक में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सबसे पहली बात हम आपको क्लियरफाई करेंगे, 18th सेंचुरी मतलब किस ईयर से किस ईयर। मान लो 18th सेंचुरी का रहे तो इसका पीरियड होगा 1701 टू 1799, मतलब 1800 तक। जैसे ये कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम इसीलिए आपको क्लियर किया। अब देखिए आगे क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय फ्यूडल सिस्टम। फ्रांस का हम आपको जैसा दे देखिए, बैस्टिल फोर्ट ध्वस्त हो गया, लोग बहुत असंतुष्ट थे। लोग बहुत असंतुष्ट क्यों थे, राजा उस समय कौन था, लुइस 16। अब चूंकि फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम लुइस 16 के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, फिर आगे उसकी सारी पॉलिसीज को भी बताएंगे। लुइस 16 की शादी हुई थी 1774 में, ठीक है। उसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंस मैरी एंटीनोट से। कौन, लुइस 16 की शादी प्रिंसेस मैरी एंटीनोट से हुई एट द एज ऑफ कितना, 20। अब लुइस 16 की तो शादी हुई एट द एज ऑफ 20।
ये सोचा कि राजा बना है तो इसको बहुत बड़ा ट्रेजरी मिलेगा, लेकिन वो ट्रेजरी था खाली। अब ये ट्रेजरी क्यों खाली था, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं, देखते हैं। पहले स्टूडियो आपको फ्रेंच सोसाइटी का क्लासिफिकेशन। अब देखिए, लुइस 16 की शादी हो गई प्रिंसेस मैरी ऑर्टेगा से। वो समझा कि अब तो राजा बन के मेरे पास बहुत सारा धन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, ये हम आपको बताते हैं। अब चलिए, ये तो समझ गए, राजा की शादी हो गई, लुइस 16 राजा बन गया, और वो भी मात्र 20 ईयर्स की एज में। अब बहुत खूबसूरत प्रिंस है। अब देखिए, वहां का सिस्टम, हम जैसा बता रहे थे कि फ्रांस का सोसाइटी उस समय कैसा था। फ्रेंच सोसाइटी 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था। 3 ग्रुप थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। मीन्स फ्रेंच सोसाइटी 3 ग्रुप में बटा हुआ था, है ना। फर्स्ट स्टेट में कलरगी ग्रुप्स आते थे। कलरगी ग्रुप्स मतलब वो लोग जो चर्च से रिलेटेड थे। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत पहले पुरोहित होते थे, पंडित पुरोहित, उन लोग का बहुत ऊंचा स्थान होता था। वो राजा के दरबार में एकदम बिल्कुल बगल में बैठे होते, और वो जैसा समझाते थे, वो कहते थे, वैसा होता था। ठीक उसी तरह फ्रांस में भी कलरगी ग्रुप थे, चर्च या चर्च से रिलेटेड लोग। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में था नोबिलिटी, यानी कौन, किंग, और किंग के सारे रिश्तेदार। ठीक है। सोचो, फर्स्ट स्टेट में कलरगी ग्रुप, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में 90% ऑफ द पॉपुलेशन, पीजेंट, कॉबलर, सब आ जाते थे, सारे लोग। अब देखो, ये फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग बहुत रिच, थर्ड स्टेट के लोग बहुत ही गरीब, एकदम लोअर स्टार्टा ऑफ द पीपल, लोअर स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी, डाउन ट्रोडन, हर तरह से पिछड़े हुए, हर तरह से। अब देखिए, हर तरह से यही पिछड़े हुए थे, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा अनजस्टिस ये होता था कि इनको ही टैक्स का सारा लोड था। ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन्हीं को टैक्स देना होता था। ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना था। जो भी लोग इसमें जन्म लेते थे, वो लोग प्रिविलेज के साथ ही जन्म लेते थे, उनको हर तरह की फैसिलिटी थी, वो टैक्स नहीं देना था उनको। जो थर्ड स्टेट, जो लोग गरीब थे, उन्हीं को टैक्स देना था। अब देखिए, सोसाइटी में ऐसा था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो भी थे, वो बहुत ही रिच थे। नियर अबाउट 60% ऑफ द लैंड इनके पास था, और इनके अंडर में क्या था, ये थर्ड स्टेट के लोग काम करते थे, जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं होती थी। अब ये लोग काम करते थे, और इन्हीं प्रॉफिट किसको गया, फर्स्ट से सेकंड स्टेट को। बहुत ही नॉमिनल इन लोग को पैसा मिलता था, जिस वजह से ये दिनों दिन गरीब ही होते जा रहे थे। उतना ही लोड था टैक्स का, हर वक्त बहुत ही ज्यादा टैक्स का था। टैक्स के रूप में बहुत तरह के टैक्स लगते थे, जिसमें से हम आगे और भी पढ़ेंगे, टिथिस टैक्स और टेल टैक्स। अब देखिए, जो ग्रुप अच्छे थे, जो ग्रुप रिच थे, उनको कोई टैक्स नहीं। जो उसमें जन्म भी ले लिए, जो भी उन फ्यूडल सिस्टम को आगे कर, फ्यूडल सिस्टम में इसकी जो रिच और जमींदार लोग होते थे, वो अपने अधीन गरीब लोगों को, माने जो भी पीजेंट से काम करवाते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, रिच और पुअर के बीच का गैप जो है, वो बढ़ता ही जा रहा था। क्यों बढ़ता जा रहा था, कि जो रिच थे उनको टैक्स नहीं देना, उनको काफी इनकम हो रहा था। जो गरीब थे, उनको टैक्स भी देना और मुनाफा भी नहीं होता था, क्योंकि ये लोग जो प्रोडक्शन करते थे दूसरे के खेत में, बहुत ही नॉमिनल, इनको एक फिक्स वेज था जो मिलता था। ऐसा नहीं कि कभी प्रोडक्शन अधिक हुआ तो उन लोग को मिल जाए, कभी ऐसा इनको कभी जरूरत है, कुछ गरीबी है, तो ये लोग को ऐसा कुछ भी नहीं मदद होता था। नतीजा क्या था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा दिनों दिन स्थिति खराब होते हैं। अब देखिए, इन लोग पे काफी टैक्सेस भी था, इन लोग पे काफी सारा टैक्सेस भी लगा था। मेन
दो इंपॉर्टेंट टैक्सेस है, तिथि एंड टेल टैक्स। तिथि टैक्स था कि जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 प्रोडक्शन किसको देना था? चर्च को देना था। टीचर्स टैक्स, जैसे मान लो किसी हमको 100 क्विंटल अगर अनाज हुआ तो उसका 10 क्विंटल आपको चर्च को देना है। इसके कोई मतलब नहीं था कि चर्च को अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो चर्च भी हमको कुछ मदद करे, कुछ जरूरत में दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और टेल टैक्स था जो डायरेक्ट टैक्स लगता था। उसके साथ ही लोगों को कुछ फूड प्रोडक्ट पे टैक्स था, कुछ रोड टैक्स होगा, बहुत सारा टैक्स था। लोग ओवरलोडेड थे टैक्स के बर्डन से। देखिए फिर से एक बार फिर से हम फ्रेंच सोसाइटी आपको समझा रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी 3 ग्रुप में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। एकदम ठीक से समझिएगा, धीरे धीरे हम आपको सारे टॉपिक क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग प्रिविलेज्ड क्लास थे। क्यों प्रिविलेज्ड क्लास थे? क्योंकि वो लोग रिच थे, उनको कुछ भी नहीं देना होता था, कोई टैक्स नहीं था, उनको सिर्फ फैसिलिटी अवेल करना था। थर्ड स्टेट के लोग काफी गरीब थे, पीजेंट, कोबलर, सारे ग्रुप वही लोग आते थे, उन्हीं को टैक्स भी देना था, उनको टिथिस टैक्स भी और टेल टैक्स भी था। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, इससे दिनों दिन ये लोग का स्थिति नाजुक होते चला गया। इन लोग को खाने तक का भी आफत था और ज्यादा लोग 90% फ्रेंच पॉपुलेशन बिलोंग्स टू थर्ड स्टेट। अब देखिए मेजर पोर्शन जो लोग थे वो थर्ड स्टेट से थे। अब इन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का झेला, स्वाभाविक है इन लोग के अंदर क्या था? गुस्सा आएगा। अब देखिए लुई 1617 ये राजा बन गए 1774 में। अब ये स्थिति था फ्यूडल सिस्टम से थे। हम आपको एक बात बताएं, जब लुई 16 राजा बने तो इनको जो ट्रेजरी मिला वो इम्पटी ट्रेजरी था। जैसे जनरली हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, बहुत सारे स्टोरी भी सुनते हैं, राजा का खजाना तो पूरा भरा रहता है, पूरा भरा रहेगा। सही बात है, राजा है तो राजा को तो पैसा रहता ही है, लेकिन ऐसा लुई 16 के साथ नहीं हुआ। एक तो लुई 16 ये सोच के बहुत खुश था कि हमको बहुत अच्छा ट्रेजरी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? चलिए हम आपको बताते हैं। व्हाट वेर द रीजंस ऑफ एम्प्टी ट्रेजर। देखिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाई द ट्रेजरी इज वाज एम्प्टी, व्हाट वेर द रीजंस। या फिर ये भी आ सकता है एक क्वेश्चन कि व्हाट इज ओल्ड रिजिम। हम आपको बताते हैं ओल्ड रिजिम मतलब कि पहले का क्या सोसाइटी था। तो ये सिस्टम 3 स्टेट्स पे बटा हुआ था, फ्रेंच सोसाइटी, और 2 स्टेट सारे फैसिलिटी अवेल करते थे, वाइल द थर्ड स्टेट के लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा था। अब चलिए अभी हम आपको बताए थे कि जब लुई 16 राजा बना तो सारा ट्रेजरी जो था इम्पटी था। कारण क्या था? सबसे पहला कारण कि लुई 16 जो देखा ट्रेजरी खाली, उसका बहुत बड़ा कारण क्या था? सबसे पहला कारण था कि देखिए ये फ्रांस है, समझे, यहां पे ये ब्रिटेन है, यहां आपका अमेरिका है। ठीक है, उस वक्त ब्रिटेन अमेरिका पे रूल करता था, अमेरिका का कॉलोनी बनाया था। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन में अक्सर वॉर होता था। वॉर तो ऐसे ही नहीं होगा, वॉर में पैसा तो लगेगा। स्वाभाविक है लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर के कारण भी पैसा बहुत ड्रेन होते चला गया। एक ये लुई 16 नहीं, क्या उससे पहले की बात करें, उससे पहले भी वॉर होता था, कंटिन्यूअस में वॉर होता था, तो वॉर में पैसा लगेगा। अब दूसरा क्या कारण हुआ? फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन, अमेरिका का दुश्मन ब्रिटेन, इसलिए फ्रांस और अमेरिका दोस्त बन गया। अब दोस्त तो बना, और अमेरिका किसका राज था? ब्रिटेन का। तो अमेरिका इंडिपेंडेंट होना चाहता था ब्रिटेन से, तो फ्रांस ने इसकी मदद की।
मदद कैसे की? अपने ट्रूप्स को भेज के। और इस तरह से करके बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड को ये छुड़वाया भी। फ्रांस की मदद से अमेरिका इंडिपेंडेंट भी हुआ, जिसकी वजह से इसको बहुत ही पैसा लगा, बहुत ही लिबरे, बहुत ही 2 बिलियन लिबरे। इसको आप आगे पढ़ोगे तो बहुत सारा लिबरे, लिबरे मीन्स की यूनिट करेंसी ऑफ फ्रांस, है ना। तो बहुत सारा पैसा लगा अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट बनाने में, वहां पैसा लगा। अब चूंकि ये दोस्त को ये मदद कर रहा था, तो बीच में तो छोड़ता नहीं, तो ये क्या कर रहा था, अदर यूरोपियन कंट्री से कुछ पैसे भी उधार ले रहा था। क्यों उधार ले रहा था? ताकि अपने दोस्त को मदद करे, या और भी बहुत सारे कारण से। तो वो जो मदद कर रहा, पैसा ले रहा था, तो पैसा ले रहा था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वहां भी उसका पैसा जा रहा था इंटरेस्ट पे करने में। एक तो लोन लिया वो भी इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उसको पैसा देना था, तो वहां भी उसका पैसा बर्बाद हो रहा था। थर्ड रीजन और आता है कि फ्रांस अपने आप में एक बहुत ही लैविश कंट्री है, मतलब पेरिस ऐसा माना ही जाता है। और उस समय जो पैलेस था वो भी बहुत ही शानो शौकत वाला था, तो उसको मेंटेनेंस में भी खर्च लगता था। साथ ही साथ फ्रांस की आर्मी भी बहुत बड़ी थी, तो ऐसे ही तो कोई नहीं काम करता। तो इन सारे वर्कर्स को भी आर्मी मैन को भी देना, साथ ही साथ राजा के दरबार में भी कुछ लोग काम करते थे, कुछ ऑफिसर्स से उनको भी रेगुलर सैलरी देना। नतीजा क्या था कि फ्रांस की स्थिति दिनों दिन कमजोर होती, ट्रेजरी जो है धीरे धीरे खाली होती चली गई। अब ट्रेजरी तो खाली होते चला गया। देखिए हम बहुत सारे रीजन बताएं। सबसे पहले लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर, हमेशा फ्रांस और ब्रिटेन में वॉर हुआ। सेकेंड, अमेरिकन कंट्रीज को इंडिपेंडेंट बनाने में काफी सारे एक्सपेंसेस हुआ। जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, तो ऐसा तो ना तो वो कुछ पैसा लौटाया, और ना ही कुछ पैसे से उसको कोई मदद हुई। उसके इंडिपेंडेंट होने से फ्रांस को कोई आमदनी या कोई मुनाफा भी नहीं हुआ, तो यहां भी इसका पैसा ड्रेन हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ कि इतनी बड़ी पैलेस को मेंटेन करने में पैसा लगता था, आर्मी को पैसा, ऑफिसेज में पैसा, राज दरबार को पैसा। ये राज दरबारी मैंने जो भी ऑफिस में कोई काम करते हैं ऐसे तो करते नहीं है, तो उसमें पैसे, इस वजह से क्या धीरे धीरे ट्रेजरी जो है खाली हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, टैक्सेस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर फुल टू हैव मोर ट्रेजरी। राजा के पास एक ही ऑप्शन था, टैक्स देना। टैक्स वो किससे लेता था? थर्ड स्टेट से, जो खुद ब खुद गरीब है। तो नतीजा क्या होता? फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के लोग तो दे नहीं रहे थे, थर्ड स्टेट के लोग ही पैसा दे रहे थे। थर्ड स्टेट के लोग कैसे कितना पैसा देते हैं? लेकिन लुइस 16 इतना समझदार कह सकते हैं राजा नहीं था, तो वो क्या किया कि और भी टैक्स इंपोज कर दिया। वाई? टू फुल द ट्रेजरी। चूंकि ट्रेजरी में और पैसा हो जाता, इसलिए वो क्या किया, टैक्स और बढ़ा दिया। अब देखिए, पहले ही प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत अधिक था, रिच पुअर के बीच में गैप बहुत अधिक था, लोग यूं ही बहुत परेशान थे। और उसके बावजूद लुइस 16 क्या किया, राजा को, लुइस 16 जो है वो टैक्स और बढ़ा दिया। आपकी बुक में एक पिक्चर भी होगा, उसमें दिया हुआ है कि एक मतलब फ्यूडल है, एक बहुत बड़ा जमींदार है, उसके सामने एक किसान है जो पोटली लेकर आ रहा है, देखे है ना। ये बताता है कि जो गरीब किसान थे उन्हीं को टैक्स और भी ज्यादा देना पड़ रहा है, और जो रईस लोग हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं, है ना। तो ये तो स्थिति थी उस समय फ्रांस की। ये दिस इज द सोसाइटी सिस्टम ऑफ द फ्रांस। अब देखिए, ये दो टैक्स तो लगा, डायरेक्ट टैक्स टेल, और ये टिथल। ये अक्सर एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है। व्हाट डू यू मीन? ये टिथल्स और टेल, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो लिब्रे क्या है, तो यूनिट करेंसी ऑफ फ्रांस। तो अब देखिए, अब आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे
सबसिस्टेंस क्राइसिस, अब देख रहे हैं कि जो लोग गरीब थे उनको और भी स्थिति खराब होती जा रही है, वो दिनों दिन और भी खराब होते जा रहे हैं। तो स्थिति क्या हुआ, लोगों को पेट भरने के लिए भी सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स होता है, बहुत अच्छा आपकी बुक में एक डेफिनेशन दिया है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन where the basic means of livelihood are endangered are endangered। मतलब कि आपको बेसिक जरूरत, हम लोग का बेसिक जरूरत क्या है, खाना कपड़ा यही सब ना है, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो भी आपको अगर नहीं मिल रहा है तो दिस सिचुएशन लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। हर आदमी को कम से कम खाने के लिए और रहने के लिए कपड़ा, ये सब चीजों की जरूरत होती है। तो दिस सिचुएशन लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। और जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे कि फ्रेंच सोसाइटी इतना ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, इतना इंस्टेबिलिटी हो रही थी कि लोगों का स्थिति और भी दयनीय होते जा रहा था। और यही दयनीय स्थिति क्या कर दी, सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब रही बात सबसिस्टेंस क्राइसिस का, फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करते हैं और बताते हैं और भी क्या कारण था। सबसिस्टेंस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण था कि एक तो हम जैसा आपको बताएं, फ्रांस का जनसंख्या बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा था, 23 मिलियन था 1715 में, जो बढ़ के 28 मिलियन हो गया 1789 में, है ना। फ्रांस का जनसंख्या क्या था, बढ़ रहा था, लेकिन क्रॉप्स प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ रहा था, वो घट रहा था। क्यों घट रहा था, क्यों लोग काम छोड़ दिए थे, नहीं। प्रॉब्लम क्या था कि या तो उस समय वेदर साथ नहीं दे रहा था, या तो कभी सूखा पड़ जा रहा था, या हेल हो जा रहा था। ओला पड़ता है ना, बर्फ गिरता है, तो उसमें क्या होता है ना, क्रॉप्स आपका काम कैसे करेगा। तो होता क्या था, ड्यू टू ड्रॉट या हेल बहुत ही ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन डैमेज हो जा रहा था, बहुत ही ज्यादा घट जा रहा था। तो प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, और हम लोग ये भी पढ़े कि राजा जो है और भी टैक्स को बढ़ा दिया। तो लोगों की स्थिति कैसे अच्छी होगी, कोई तो उसके लिए कोई डेवलपमेंट किया नहीं। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे और भी ज्यादा ये बढ़ते चला गया, है ना। तो ये सबसे है। फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसको आगे फिर हम लोग आगे का भी लेक्चर पढ़ने के लिए आपको ये लेक्चर फिर से एक बार देख लीजिएगा, और प्लीज बुक भी रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, हम आपको बिल्कुल ही क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आगे कमिंग वीक में आपका टेस्ट सीरीज भी होगा। टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी आ सकता है, तो उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और टेस्ट सीरीज में जरूर ही अपियर होगा। अपियर होने से आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में भी आते हैं तो वो आपको पूछा जाएगा, इसलिए काइंडली इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। अब देखिए, तो अभी बता रहे थे सबसिस्टेंस क्राइसिस का रीजन। सबसिस्टेंस क्राइसिस का रीजन क्या था, पॉपुलेशन बढ़ गया था और हार्वेस्ट जो है वो अच्छा नहीं था। अब देखिए, जब डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई उतना होगा नहीं, सप्लाई कम जाएगा, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्राइस रेज करेगा, प्राइस आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए, देखिए इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। आम आपको विंटर में मिलेगा तो देखिएगा बहुत महंगा मिलता है, समर में चूंकि बहुत ज्यादा रहता है तो कम दाम में भी मिलता है। तो उसी तरह आप कभी भी कोई भी सिचुएशन से कोरिलेट कर सकते हैं कि जब सामान जैसे ही कम जाएगा, कोई भी चीज का देखते हुएगा होर्डिंग हो जाता है, प्याज का दाम कभी बढ़ गया, क्यों बढ़ जाता है, जब सप्लाई कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कम हो या मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं हो तो होता है, और यही चीज फ्रांस में भी हुआ। अभी आपको बताएं कि क्रॉप फेलियर हो गया ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, बहुत ही ज्यादा क्रॉप फेलियर हो गया, या तो कहीं ड्रॉट आता था या हेल होता था, तो प्रोडक्शन तो उतना हुआ नहीं।
तो नतीजा क्या था, ब्रेड का प्राइस, जो उन लोग का फूड था, वो बढ़ते चला जा रहा था। और इसको इतना ज्यादा इनस्टेबिलिटी फ्रांस में हो गया कि लोग एकदम परेशान, और राजा जो थे वो अपनी ही दुनिया में मगन, वो या फिर कलर्गी या नोबिलिटी वर्ग था, वो भी जो है इसको बहुत ही ज्यादा, इस क्राइसिस को दूर करने का कोई उपाय नहीं सोच रहा था। तो हम आपको जैसा रिवाइज कर रहे थे, सबसे पहले फर्स्ट पेज में आपको है डिमोलिशन ऑफ बैस्टिल फोर्ट। क्यों हुआ, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि राजा ने ट्रूप्स क्यों भेजा, ये हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि राजा ट्रूप्स क्यों भेजा। लोगों में ये र्यूमर क्यों फैल गया कि राजा का ट्रूप्स आ रहा है लोगों को इम्प्रिजन करने के लिए। तो लुइस 16 की शादी हुई, और जब लुइस 16 राजा बना तो ट्रेजरी एम्प्टी था। आई एक्सप्लेन यू दैट व्हाई द ट्रेजरी वेयर एम्प्टी, व्हाट वेयर द रीजंस, क्यों ये था। अब आपको ये आगे की क्लासेस में हम आपको बताएंगे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। ये जो थर्ड स्टेट था, जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड स्टेट था, डाउन ट्रोडन सेक्शन था, वो आखिर कैसे अपने आप अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ा। और फिर इस लुइस 16 जो बिल्कुल ही कोई एकदम कह सकते हैं एकदम निकम्मा राजा था, उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, या फ्रांस कैसे आगे बढ़ा। और इसमें आगे के चैप्टर्स में हम ये भी देखेंगे कि कैसे फ्रांस में इक्वलिटी आया, लिबर्टी आया, कैसे कैसे इसका प्रोसेस। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट आप जैसे कई बार सुने, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, जिसके बारे में हम आपको जरूर से बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन आपको ये चाहिए कि इस सारे वीडियोस को ना कंटिन्यू में देखिएगा। आप ये सोचिएगा कि आज का लेक्चर छोड़ दे, नेक्स्ट लेक्चर देख लें, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि हर एक लेक्चर आगे के लेक्चर से कनेक्टेड है, तो आपको देखना ही चाहिए, और देखिएगा फिर आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखकर समझ भी सके। तो आगे हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, कैसे कैसे फिलोसफर्स, बहुत सारे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, ये सारे फिलोसफर जो हुए, उनका कैसे कैसे फ्रेंच सोसाइटी में असर हुआ। और फिर लुइस 16 जो इतना अच्छा राजा नहीं था, आखिर अंत में उसको क्या पनिशमेंट मिला, कैसे उसका अंत हुआ, और ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग प्लीज ये चैप्टर्स का एक बार रीड कीजिए, और थॉमसन क्लासेस में हर फैकल्टी आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझाएंगे। तो आप इसको रेगुलर देखिए, अटेंड कीजिए क्लास, और जो भी नोट्स है इसके वेबसाइट्स पर इजीली अवेलेबल है, आप इसको